हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। IIM परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों, आज हम क्लास 12 पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव शुरू करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पर पूरे टॉपिक में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आप ये मान लें 15 से 20 नंबर का पेपर आपको ये मिल सकता है विद चॉइस। तो इसमें हमें जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ना है, तो पहले तो हमें यही पढ़ना है कि जो हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है उसके हम कैसे यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। तो पहला टॉपिक है उसमें डेरिवेटिव एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ मेजर। इसमें हम एक क्वांटिटी के चेंज की रिस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी में क्या चेंज आता है वो निकालना सीखेंगे। एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन, कि किसी वैल्यू को हमें कैसे निकालना है, उसमें कितना एरर आएगा और कितना अप्रॉक्सीमेट हम उसे निकाल सकते हैं, ये निकालना सीखेंगे। तीसरा है रोलीज एंड मीन वैल्यू थ्योरम या लैग्रांज थ्योरम भी बोलते हैं। ये भी दो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, फंक्शन कहाँ तक इंक्रीज करेगा कहाँ डिक्रीज करेगा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू, ये सब देखेंगे। टेंजेंट नॉर्मल और मैक्सिमम मिनिमा। तो 6 टॉपिक हैं इसमें। 6 में से किसी 2-3 टॉपिक पे क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो शुरू करेंगे। डेरिवेटिव एज अ रेट ऑफ मेजर, इजी टॉपिक है। रोलीज थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, ये भी इजी टॉपिक है। टेंजेंट नॉर्मल भी कह सकते हैं। और ये इसमें दो टॉपिक थोड़े से मुश्किल करते हैं बच्चों के लिए। एक है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमा। अगर बेसिक लेवल पे पूछे जाए तो इजी रहता है, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं होता। तो हम ऑर्डर में चलेंगे। अच्छा, कुछ बच्चों के सिलेबस में नहीं है कुछ टॉपिक, मुझे नहीं पता, शायद एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन नहीं है या रोलीज थ्योरम वगैरह नहीं है। तो जो टॉपिक नहीं है आप वो स्किप कर सकते हैं, लेकिन मुझे एक बेस बनाते हुए चलना है तो मैं सारे टॉपिक कवर करूँगा। तो शुरू करेंगे हम डेरिवेटिव एज अ रेट ऑफ मेजर से। तो इस वाले पार्ट में, पहले वाले पार्ट में क्या है बच्चों, डेरिवेटिव एज अ रेट ऑफ मेजर। तो हमें पता है जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है dy/dx, जब हम लिखते हैं तो यहाँ पर y जो होती है हमारी डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। ये क्या होती है, डिपेंडेंट क्वांटिटी, ये डिपेंड कर रही होती है। और x क्या होती है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, ये इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट होती है। ये डिपेंडेंट क्वांटिटी किस पे होती है, y पे, सॉरी x पे। तो जो y क्वांटिटी है, y एक क्वांटिटी है और x एक क्वांटिटी, तो y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। जैसे हम लिखते हैं dv/dt, और v मान लो वेलोसिटी है, v क्या है, वेलोसिटी है किसी चीज़ की, और t टाइम है। तो जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ चेंज होती है। तो दरअसल हमें इसमें पूरे चैप्टर में क्या करना है, इस पूरे टॉपिक में एक क्वांटिटी होगी हमारे पास a और एक क्वांटिटी होगी b। a हमारी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी, ये इंडिपेंडेंट होगी, और ये जो होगी ये डिपेंडेंट होगी। ये क्या होगी, डिपेंडेंट। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि इस a में अगर हम कुछ चेंज करते हैं किसी समय पर, तो a में चेंज हमें दिया होगा और b में चेंज निकालना होगा विद रिस्पेक्ट टू a, यानी कि हमें dv/da टाइप कुछ निकालना होगा। तो उस पूरी प्रॉब्लम में हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, किस क्वांटिटी में चेंज दिया है और कौन सी क्वांटिटी में चेंज पूछा है उसकी रिस्पेक्ट में। हो सकता है हमें टाइम में चेंज दे दिया जाए, टाइम की रिस्पेक्ट में, लेंथ की रिस्पेक्ट में दे दिया जाए, ब्रेथ की रिस्पेक्ट में दे दिया जाए, या एरिया की रिस्पेक्ट में दे दिया जाए। ऐसे कुछ चेंज दिए जा सकते हैं, है ना। तो हमें ये देखना होगा किस में चेंज दिया है और किस में निकालना है। मान लो आपको कुछ ऐसा कुछ दिया है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, यहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी। तो हमें ये पता चल रहा है सेंटीमीटर जो है लेंथ को डिनोट करता है, तो लेंथ में चेंज दिया हुआ है dl, विद रिस्पेक्ट टू सेकंड किसको डिनोट करता है, टाइम को, तो dt। ऐसे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमें क्या चेंज दिया हुआ है। तो मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, उसे समझेंगे इसे। तो बच्चों मैंने कुछ प्रॉब्लम लिखी है, मैं वही प्रॉब्लम कराऊंगा सारी जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, जो मेन प्रॉब्लम है इस पर। अ स्टोन इज ड्रॉप इन अ क्वाइट लेक एंड द वेव मूव इन अ सर्कल्स। मतलब एक शांत झील में एक पत्थर जैसे अगर हम डाल दें, अगर आप देखो एक बाल्टी के पानी में बिल्कुल शांत है, उसमें आप एक पत्थर डाल दें तो वो पानी जो है इस तरीके से मूव करने लगता है, ऐसे वेव बनाते हुए चलता है, ऐसे सर्कल बनाते हुए मूव करने लगता है इस तरीके से, है ना, इस तरीके से। तो ये सेंटर है जहाँ पर हमने पत्थर डाला। थोड़ी देर बाद वो वेव आगे बढ़ने लगती है, तो ये देखो ये ऐसे बढ़ने लगती है, ये हो गया, ये हो गया, मतलब उसकी रेडियस भी बढ़ती रहती है और वो जो सर्कल बन रहे हैं उनका एरिया भी बढ़ता रहेगा। आगे बोला इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर वेव इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ सर हमें पता चल गया है कि हमें लेंथ में चेंज दिया हुआ है, तो रेडियस में चेंज दिया है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
ये रेडियस में हमें चेंज दे दिया है, उसकी जो इफ द रेडियस चेंज हो रही है ना, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीजिंग इन इट्स एरिया। तो एरिया में चेंज बताना है, ऑब्वियस सी बात है, जब रेडियस बदलेगी, पहले रेडियस इतनी थी, अब रेडियस बड़ी हो गई, तो जो सर्कल बनेगा उसका एरिया बढ़ेगा, तो वो रेट हमें एरिया में निकालना है, वो एरिया में कितना चेंज आएगा। तो सपोज करेंगे हम इसके सॉल्यूशन के लिए, लेट आर इज रेडियस एट एनी इंस्टेंट, किसी भी क्षण उसकी रेडियस आर है, क्योंकि बदल रही है, हर क्षण हर समय बदल रही है, तो हम लिखते हैं एट एनी इंस्टेंट। एट एनी इंस्टेंट, किसी समय, हमें नहीं पता किस समय बदल रही है, तो एट एनी इंस्टेंट आर रेडियस मान ली, और ए क्या मान लिया, एरिया मान लिया, एरिया मान लिया सर्कल का। तो एरिया जो है वो रेडियस का फंक्शन होता है ना। अच्छा, रेडियस में हमें समय के साथ चेंज दे रखा है, देखो नीचे सेकंड है तो डी आर बाई डी टी, तो गिवन है हमें रेडियस में हमें चेंज बच्चों दे दिया है, डी आर बाई डी टी हमें दे दिया है कितना, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये क्वांटिटी हमें दे दी है, ठीक है। नंबर 1, हमें एरिया में चेंज निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हमें चेंज दिया है टी की रिस्पेक्ट में, जबकि यहाँ पर हमें फंक्शन है हमारा आर की रिस्पेक्ट में। तो मैं इसे टी की रिस्पेक्ट में कैसे डिफ्रेंशिएट करूँगा, क्योंकि ए तो फंक्शन है आर का, तो मैं यहाँ पे डी ए बाई डी टी कर दूँ जैसे, और यहाँ भी डी बाई डी टी करूँ, और किसका डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। अगर ये आर होता, जैसे मान लो मेरे को पाई एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स की रिस्पेक्ट में, एक्स की रिस्पेक्ट में मुझे पाई एक्स स्क्वायर का करना है, तो पाई तो कांस्टेंट है, इसे बाहर लिख देंगे मल्टीप्लाई में, और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाता है 2, तो 2 पाई एक्स हो जाता है ऐसे। इसी तरह अगर मुझे पाई आर स्क्वायर का करना है, और नीचे में आर ले रहा हूँ, है ना, आर को आर की रिस्पेक्ट में, तो बच्चों इसका 2 आर हो जाएगा, और ये पाई ऐसे ही रहेगा, तो ये 2 पाई आर हो जाएगा। अब दिक्कत यहाँ पर ये है कि यहाँ पर टी है, यहाँ पर आर नहीं है, हम टी की रिस्पेक्ट में करने जा रहे हैं, तो इसके लिए हम चेन रूल लगाते हैं। चेन रूल क्या कहता है कि भाई आपको आर की रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ पे टी है तो कोई बात नहीं, आप इसे डी बाई डी आर कर दें, कर दिया। लेकिन अब आप क्या करें, यहाँ पर डी आर बाई डी टी लिखें, क्या लिखें, डी आर बाई डी टी। ये चेन रूल होता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता है। अभी आप सिंप्लिसिटी के लिए ऐसा समझ लें कि डी बाई डी टी करना था, तो मैंने डी बाई डी आर कर दिया, और डी आर बाई डी टी, देखो ये डी आर दोनों कैंसिल हो रहे, तो वही होगा। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे कि अगर मुझे किसी फंक्शन को एक्स की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन यहाँ पे मेरा कुछ और आ रहा है, टी आ रहा है, तो मैं इसे डी बाई डी एक्स कर दूंगा, और यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी कर दूंगा, ये चीज़ ऊपर और ये इधर, ठीक है, ऐसे कर देंगे। तो डी बाई डी टी इक्वल टू ऐसे हम कर सकते हैं। तो यही काम मैंने यहाँ कर दिया, ठीक है, इसे बोलते हैं चेन रूल, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पे लगता है ये। इधर कुछ नहीं करना है, क्योंकि एरिया में ही चेंज निकालना है हमें। चेंज किस में निकालना है, एरिया में, किसके साथ, समय के साथ। तो ये तो हो जाएगा डी ए बाई डी टी इक्वल टू, अब इस डी बाई डी आर करना है इसका, तो पाई का करना नहीं, आर स्क्वायर का 2 आगे आ जाएगा, तो 2 पाई आर, और ये डी आर बाई डी टी ऐसे ही रहेगा। ये वैल्यू हमें दी है, दरअसल डी आर बाई डी टी हमें दिया हुआ है, गिवन है, क्या है, गिवन है, कहा है बबुआ, गिवन है, गिवन। एक और तरीका बताऊं, ऐसे भी देख सकते हो, एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, आप सीधा आर की रिस्पेक्ट में कर दें, डी ए बाई डी आर कर दिया आर की रिस्पेक्ट में। आर की रिस्पेक्ट में तो बहुत आसान है, यहाँ भी डी बाई डी आर कर दिया, दोनों तरफ आर की रिस्पेक्ट में कर दिया, जैसे एक्स की रिस्पेक्ट में करते हैं। तो डी ए बाई डी आर ये आ जाएगा आपका, 2 आगे आ जाएगा, 2 पाई आर, ये हो गया। इस डी आर को उठा के वहाँ ले जा लो, यहाँ ले गए, ठीक है। इसके नीचे डी टी लो, इसके नीचे डी टी लो, ऐसे भी कर सकते हो, वही आ जाएगा अगर आपको वेरिएबल में दिक्कत हो रही, क्योंकि एरिया में निकालना है टाइम के रिस्पेक्ट में, और आर को दे ही रखा टाइम के रिस्पेक्ट में। ये वैल्यू हमें दी है, कितनी दी है, कहाँ दी है, 4, इसकी रख देंगे 4, तो समझ आया, डी ए बाई डी टी 4 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 4 जा 8 पाई आर। अब उसने बोला है तब निकालो जब रेडियस 10 सेंटीमीटर होती है, तो फाइनली हम इसमें आर रख देंगे 10, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं डी ए बाई डी टी, यहाँ पर एट आर इक्वल टू 10। तो ये हमें बता रहा है कि हम 10 पे निकाल रहे हैं, तो इसकी जगह 10 रख देंगे, 8 पाई इंटू 10 यानी कि 80 पाई। और किस में चेंज निकाला, एरिया में, एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में दी थी रेडियस, और नीचे टाइम, तो नीचे सेकंड लिखना ना भूलें,
ये यूनिट ना लिखना भूले जो इसकी दी है dA/dt की। तो 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, सेकंड वाली प्रॉब्लम पे। तो ये पहचानना है हमें कि किसमें चेंज दिया है और किसमें चेंज निकालना है। अ स्फेरिकल सोप बबल इज एक्सपेंडिंग, तो यहाँ पे बोल दिया हमने कि जो बबल है वो स्फेरिकल फॉर्म में, स्फेयर का फॉर्मूला लगेगा। सो दैट इट रेडियस इंक्रीजिंग, जब कोई चीज इंक्रीज होगी तो उसे प्लस में लेंगे। तो रेडियस हमारे को दे रखी है, देखो, तो मैं रेडियस आर मान लेता हूँ बच्चों, आर मेरी रेडियस हो गई। तो एक चीज हमें क्लियर हो गया कि सेंटीमीटर पर सेकेंड dr/dt दे दिया है, कितना दिया है 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये दे दिया है। आगे चलते हैं, एट व्हाट रेट इज सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया को हम ए मान लेते हैं, ए को मान लिया हमने सरफेस एरिया। आप ए माने एस माने, जो आपका मन कर रहा आप माने। सरफेस एरिया क्या होता है स्फेयर का भाई, 4πr²। ठीक है, 4π का डिफरेंशिएशन होगा नहीं, r² का होगा। तो या तो सीधा dA/dt निकालें या वैसे ही निकाल लें dA/dr। देखो जैसे मैंने बोला है dA/dr निकालें r के रिस्पेक्ट में। तो इसका 2 आगे आ जाएगा, 2 4 जा 8πr हो जाएगा ये। उसके बाद हमें क्या करना होता है, dr इधर लेके जाना होता है, तो dr यहाँ ले गए, फिर दोनों के नीचे dt और dt। लेकिन ये तरीका हम बार बार नहीं लगाते हैं, आपका टीचर ये भी कह सकता है भाई ये नहीं सही नहीं है, तो ये समझाने के लिए। हालांकि ये सही है, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई क्या कर सकते हैं, अलग अलग दिक्कत है। तो dA/dt करेंगे, अच्छा होगा आप t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें। यहाँ आप ऐसे लिख दें d/dr 4πr²। और अब आपको ध्यान ही आ गया होगा नीचे t है तो dr/dt यहाँ लिख दें उसे। उसके बाद कुछ नहीं करना है, इसका 8πr हो जाएगा और ये हो जाएगा dr/dt। वैल्यूज़ उसने दी है, r की वैल्यू dr/dt की वैल्यू दी है 0.02, तो ये हो जाएगा 8πr × 0.02। तो ये हो जाएगा 8 2 जा 16, तो 0.16 πr। अभी तो इतना आ गया। r कब निकालना है, 5 पर, लास्ट में पाई की वैल्यू भी रखनी है। तो देयरफॉर dA/dt मैं सब कुछ रख देता हूँ, r = 5 पे निकालना है। तो 0.16 पाई की वैल्यू बोलिए 3.14 लेनी है, और r की वैल्यू हमें 5 दी है। तो इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 पंजे 80, ये 0.8 हो जाएगा, 3.14 है ना, 3.14। अब इसे 8 से मल्टीप्लाई कर दें भाई, 8 4 जा 32, 3 8 1 जा 8 3 11, 1 8 3 24 25। कितने डेसिमल प्लेस तक जाएगा, 1 2 3, कुछ ऐसा आ रहा है। यूनिट लिखने ना बोले, सरफेस एरिया है तो एरिया ही, सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम की सेकंड, ये दिया था है ना। तो ये हमने इसे ऐसे कर लिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ये भी स्फेरिकल बलून से रिलेटेड है। स्फेरिकल बलून दिया है और बोला है इज इंक्रीजिंग, ये मेरा इंक्रीजिंग का सिंबल है, तो मैं इंक्रीजिंग ऐसे बना देता हूँ। कभी कभी बहुत सारा लिखना पड़ता है क्वेश्चन, तो मैं इंक्रीजिंग का ऐसे बना। द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बैलून, क्या दिया है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है किस रेट से, 20 सेंटीमीटर के क्यूब से। तो v को अगर हम वॉल्यूम मान लें तो आपको यहाँ से दिख रहा है वॉल्यूम की जो यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब, मतलब वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में चलता है। सेंटीमीटर क्यूब के नीचे टाइम है, तो वॉल्यूम में चेंज होता है dV/dt दे रखा है। तो हमें यहाँ पर सीधा सीधा उसने क्या दे दिया, dV/dt कितना दे दिया, 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, पहली चीज़ दे दी, बहुत बढ़िया। किस में चेंज निकालना है, सरफेस एरिया में। सरफेस एरिया का फॉर्मूला, अगर मैं सरफेस एरिया को a मान लूँ, सरफेस एरिया को अगर मैं a मान लूँ तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4πr²। अच्छा, अब मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूं, कैसे, dA/dt निकालूं जैसे अभी निकाला था। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ 8πr dr/dt। तो भाई सरफेस एरिया में चेंज तो मुझे दिया है, वो इसमें तो चेंज मुझे निकालना ही है। तो जब मुझे इसमें चेंज निकालना है तो r की वैल्यू तो 8 दे रखी है, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है। ये मेरी इक्वेशन 2 हो गई, मुझे रिक्वायरमेंट है इसकी। ये मैं कहाँ से निकालूंगा बच्चों, ये यहाँ से निकल के आएगा, ये यहाँ से निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा, v का फॉर्मूला लगाओ, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 πr क्यूब, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। डिफरेंशिएट करो दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में, तो dV/dt आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले r³ का 3 आगे ले आओ, 4/3 पाई, इसका 3 आगे आ गया, यहाँ पे
आर स्क्वायर हो गया। ये डी वी हुआ, इधर आर चल रहा था, इधर डी आर होगा, इधर डी टी लगाया, इधर डी टी लगाया, आ गया। ये 3 से 3 कट गया, तो ये वैल्यू कितनी आई 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी। ये किसकी वैल्यू आई डी वी बाई डी टी की, तो डी वी बाई डी टी इसकी बराबर आया। तो अब हम यहाँ से, मैं इस टर्म को मिटा देता हूँ, आप अगली लाइन में लिख सकते हैं, या चलो लिख ही देते हैं। तो डी वी बाई डी टी कितना है 20, इधर कितना है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी। अच्छा, यहाँ पर आपको यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, जब दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे तो यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम सीधा वैसे ही लिख सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ से हमें डी आर बाई डी टी मिल जाएगा। तो डी आर बाई डी टी कितना आ जाएगा बाल को 20 के नीचे चला जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 से कट गया 5 बार, तो आया 5 अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये आ गया डी आर बाई डी टी। अब इस डी आर बाई डी टी को यहाँ रख देंगे तो हमें मिल जाएगा डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 8 पाई आर मल्टीप्लाई 5 अपॉन पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कटा, एक आर से एक आर कटा, तो ये हो जाएगा 40 अपॉन आर। और उसने पूछा था आर इक्वल टू 8 पर, तो देयर फोर डी ए बाई डी टी एट आर इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 40 अपॉन आर। आर की वैल्यू कितनी है 8, 8 5 जा 40, तो 5 आ जाएगा। और यूनिट, एरिया की यूनिट सेंटीमीटर और टाइम की यूनिट सेकंड, जिसमें दे रखी है उसी में सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। और प्रॉब्लम पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सरफेस एरिया इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, किसका सरफेस एरिया, बलून की बात हो रही है, एक स्फेरिकल बलून है, उसका सरफेस एरिया 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के स्क्वायर से बढ़ रहा है, तो उसके वॉल्यूम में चेंज बताना है। पिछले क्वेश्चन में मैं वॉल्यूम में चेंज दे रखा था बच्चों। देखो जितनी भी रिलेटेड चीज़ हैं किसी स्फेरिकल चीज़ से, एक हो गया उसका रेडियस, एक हो गया वॉल्यूम, एक हो गया सरफेस एरिया। तो किसी एक में देखो हमें चेंज दिया है, जैसे इसमें दे दिया, इसमें पूछ लिया और इसमें पूछ लिया। दूसरे पिछले क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम में चेंज दिया था, इसमें पूछ सकता है या इसमें पूछ सकता है। तो किसी 3 में से एक चीज़ में चेंज दे देगा, बाकी 2 में पूछ सकता है। तो मतलब जितनी भी रिलेटेड चीज़ है किसी 3D शेप से, तो उसके किसी एक चीज में आपको चेंज दे देगा, बाकी 2 या 3 में आपसे पूछ सकता है। प्रॉब्लम का तरीका वही है, जिसमें चेंज दिया है उसे पहचान लो और फिर उसके बाद आगे बढ़ो। तो इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमें इसके सरफेस एरिया में चेंज दिया है, तो मैं आर मान लूंगा। लिखें, हर क्वेश्चन में लिखना ऐसी है, एट एनी इंस्टेंट टी, किसी समय टी पर, एनी इंस्टेंट टी, किसी क्षण टी पर हम क्या मान लेंगे, जो जो चीज है आर, वी और ए, इसको क्या मान लेंगे, रेडियस, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ बलून रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, ये सब हमने मान लिया। ये मानने के बाद, ये तो आपको लिख ही देना, आप लिख दोगे, मैं बार बार यहाँ नहीं लिखूंगा। ये मान लिया। अब हमें क्या दिया है वो देख लेते हैं। हमें दिया है एरिया में चेंज, तो एरिया में चेंज दिया है मतलब डी ए बाई डी टी दिया है। कितना दिया है 2 दिया है। आप इसे, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हमें किस में चेंज निकालना है, वॉल्यूम में निकालना है। इस पे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर हम देखें तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसे वैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे, इधर आप सिंपल डी वी लिखें, इधर 3 नीचे आ जाएगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, और यहाँ डी टी लगा दें, यहाँ भी डी टी लगा दें, जैसे मैंने पीछे बताया था। ये काम होने के बाद इक्वेशन नंबर 2, हमारा काम यहाँ तक आसान हो गया। अब बस मुझे डी आर बाई डी टी चाहिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में चाहिए था। उसको मैं कहाँ से निकालूंगा, इसकी हेल्प से। जो दिया है उसकी हेल्प से ही चीज़ निकलेगी, जो गिवन होता है उसकी हेल्प से ही चीज़ें निकल के आती हैं। तो एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। डिफ्रेंशिएशन कैसे करना है, डी ए, 2 आगे आ जाएगा, 8 पाई आर, यहाँ लगा दो डी टी, यहाँ लगा दो डी आर के नीचे डी टी। डी ए बाई डी टी कितना दिया है 2, तो 2 इक्वल टू 8 पाई आर डी आर बाई डी टी। ये टर्म कहाँ आ जाएगी, डिवाइड में, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डी आर बाई डी टी हमारा कितना आया 2 डिवाइडेड बाई 8 पाई आर। 2 से इसे काट दूँ अगर तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे 4।
तो ये dr/dt निकल गया, काम हो गया आसान। dr/dt यहाँ रख देंगे तो हमारा क्वेश्चन भी बहुत सिंपल हो जाएगा। 1/4πr रखना है, dr/dt की जगह क्या रखना है 1/4πr, तो dv/dt 4πr² मल्टीप्लाई, मैं लिखना भूल गया, क्या याद नहीं था, 1/4πr यही आया था। 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, एक r से एक r कट गया, सभी कुछ कट गया, बस हमारा dv/dt बचा r, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है 6 पर। तो r = 6, मतलब r ही बचा है भाई, r को 6 रख देंगे तो 6 आ जाएगा cm³/सेकेंड। तो उसका वॉल्यूम इस रेट से चेंज हो रहा है, ये इसमें हमें निकालना था। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इसमें दिया है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग। क्यूब का वॉल्यूम, क्यूब की क्या क्या चीज होती हैं, क्यूब होता है आपका कुछ ऐसे 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 ऐसे। इसमें एक होता है एज, ये 12 एज होती हैं, आप अपने कमरों के किनारे गिने जो लाइनें बनी हैं 12 एज होती हैं 12, और सारी की सारी एज बराबर होती है, लेंथ ब्रेथ हाइट सब बराबर होती है। तो इस एनी एट एनी इंस्टेंट इसकी एज को हम मान लेंगे x। इसमें सरफेस एरिया होता है, क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड हमने जो भी मानी है, अगर x मानी है तो 6 इंटू, और वॉल्यूम क्या होता है x इंटू एक्स इंटू एक्स, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, x³, ये वॉल्यूम होता है। तो हमें एज हमने x मान ली, सरफेस एरिया हमारा 6x² हो जाएगा क्योंकि 6 फेस हैं, वॉल्यूम हो जाएगा x³। हमें दिया है वॉल्यूम में चेंज दिया है, तो किस वॉल्यूम पर सेकंड, cm³/सेकंड टाइम की रिस्पेक्ट में दिया है, तो dv/dt निकालेंगे। तो dv डिफ्रेंशिएट करेंगे, x³ का कितना हो जाएगा 3x² dx, इसके नीचे dt लगाया, इसके नीचे dt लगाया, dv/dt कितना दिया है 7, तो इसकी वैल्यू रख देंगे अगली लाइन में 7 रख दी, इसको ले आएंगे डिवाइड में, तो ये देखो यहाँ से हमें dx/dt की वैल्यू ऐसे मिल जाएगी। तो dx/dt की वैल्यू मिल गई, इतना काम हो गया। अब कहाँ जाना है हमें, हाउ फास्ट इस सरफेस एरिया, कितनी तेजी से इसका सरफेस एरिया बदल रहा है, मतलब सरफेस एरिया में चेंज निकालना है। तो सरफेस एरिया को a मान लेते हैं क्योंकि 2 यूनिट में मानना ठीक नहीं है, ऐसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे पहले dA निकालते हैं, 2 आगे आ गया 12x, इसके नीचे t लगाया और यहाँ x है तो यहाँ dx/dt। dx/dt की वैल्यू ये रही है 7/3, तो इसको रिप्लेस कर देंगे इससे अगली लाइन में, तो मल्टीप्लाई 7/3 x², 3 4 जा और एक x कट गया, तो कितना आ गया 28/x। कब बोला है, जब x कितना है 12, x कितना है 12, तो तब बताओ। तो लो भाई dA/dt निकाल लेंगे, x = 12 पे, तो 28/12, अच्छा एरिया है तो cm² बटे समय है तो सेकंड, 4 से काट दो, 4 × 12, 7 × 28, तो 7/3 cm²/सेकंड की गति से इसका एरिया में परिवर्तन होगा, इसका एरिया बदलेगा, है ना। जब क्यूब की साइड बदली जाएंगी तो इसका एरिया बदलता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, डिक्रीज हो रही है इस रेट से, जो चीज़ डिक्रीज होगी उसे माइनस में लेना है, ध्यान रखना, जो चीज़ इंक्रीज होगी उसे प्लस में लेना है, जब ये डिक्रीज होगी तो माइनस में लेना है, इंक्रीज होगी तो प्लस में लेना है, प्लस में लेते नहीं ऑटोमेटिकली प्लस में आता है ये। तो एक रेक्टेंगल है जिसकी साइड को घटा रहे हैं 5 cm/मिनट से, मतलब ऐसा कोई रेक्टेंगल है, इसकी ये जो लेंथ है इसको छोटा कर दिया, 1 मिनट में कितना कर दिया, छोटा कर दिया 5 सेंटीमीटर, और उसकी विड्थ जो है उसको बढ़ा रहे हैं, मतलब उसकी विड्थ को बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे ये छोटी कर दी और ये बड़ी कर दी, ऐसे कर रहे हैं, हर मिनट में ऐसा करते जा रहे हैं, है ना, ऐसा करते जा रहे, तो भाई ऑब्वियस सी बात है इसका एरिया बदलेगा, इसका एरिया कुछ और होगा, इसका एरिया कुछ और होगा, तो एरिया में भी चेंज आएगा। तो यही आपसे पूछा है, दोनों चीज़ में चेंज आएगा, पेरीमीटर भी बदलेगा और एरिया भी बदलेगा, क्योंकि दोनों चीज़ घट बढ़ रही हैं। अब वो हमें देखना है कितना नेट परिवर्तन आएगा दोनों में, दोनों के लेंथ और ब्रेथ को बदलने का प्रभाव पेरीमीटर पे क्या पड़ेगा, ये तो क्लियर है, लेंथ बदले किसी चीज़ की और ब्रेथ बदले तो पेरीमीटर बदलेगा, ऑब्वियस सी बात है, और एरिया भी बदलेगा। तो यही देखना है कैसे बदलेगा। हमें बोला है लेंथ को x लेना है, तो x हो गई हमारी लेंथ, ये दिया ही है, और y होगी हमारी विड्थ ऑफ रेक्टेंगल एट एनी इंस्टेंट। तो dx/dt दिया है, समय के साथ इसमें कितना परिवर्तन हो रहा है 5 का, ये घट रही है तो बच्चों माइनस लिखेंगे, ध्यान रखेंगे माइनस,
ये पहली समीकरण हो गई, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन को बोलते हैं समीकरण। दूसरा विड्थ dy बाई डी टी, ये इंक्रीज हो रहा है तो इसे प्लस में ही लिखेंगे। किस रेट से? 4 सेंटीमीटर पर मिनट की गति से बढ़ रहा है, तो ऐसा लिखेंगे। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ये दूसरी समीकरण हो गई। पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा देते हैं। पेरीमीटर होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 2l प्लस बी होता है ना। पेरीमीटर इक्वल टू 2 टाइम एक्स प्लस वाई, डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो पी का डिफ्रेंशिएशन dp, व्हाट्सएप वाली नहीं, dp बाई dt। dp मतलब पेरीमीटर में चेंज, dt मतलब समय में चेंज, तो dp अपॉन dt पेरीमीटर में होने वाला चेंज किसके रिस्पेक्ट में? समय के। 2 ऐसे ही रहेगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन होता है, इधर x का अलग होगा प्लस y का अलग होगा, दोनों प्लस में ना तो अलग अलग होगा, इसका अलग इसका अलग। डिफरेंशिएशन कैसे होता है? प्लस माइनस में, पहले का अलग दूसरे का अलग। x का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में बहुत आसान है, t। y का डिफरेंशिएशन dy बाई dt, सिंपल है क्योंकि t ही लगाना है। या जैसे देखो सबके नीचे dt लगा दिया, तो ये कितना आ जाएगा? 2 टाइम dx बाई dt तो दिया था -5, dy बाई dt भी दिया था 4, तो -5 प्लस 4 -1, -1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है उसके पेरीमीटर घटेगा, माइनस में आ रहा है ना तो पेरीमीटर घटेगा। किस गति से घटेगा? -2 सेंटीमीटर की मिनट में दिया था शायद, तो मिनट आएगा बच्चों, जो यूनिट दी है उसमें। तो हर मिनट 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर उसका पेरीमीटर कम हो जाएगा, है ना। अगर उसकी लेंथ ऐसे, लेंथ 5 सेंटीमीटर कम हो रही है, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर बढ़ रही है, तो पेरीमीटर घटेगा कुल मिला के। पेरीमीटर में यहाँ पर माइनस आ रहा है तो घटेगा। एरिया पे चलते हैं। एरिया का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला याद नहीं है सर, x इंटू वाई होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लंबाई गुना चौड़ाई, l इंटू ब्रेथ। टी की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, यहाँ पर टी की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये देखो हो गया। अरे ना भाई ना, ऐसे नहीं करना है, पाप कर दिया, पाप कर दिया। ओम, यहाँ पे मंत्र मार दो। गलत 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 गलत, क्या गलत कर दिया सर? क्या गलत कर दिया? गलत ये कर दिया, जब 2 फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं तो प्रोडक्ट रूल लगता है। पहले को लिखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन टाइम की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy बाई dt, प्लस दूसरे को लिखा, पहले का डिफरेंशिएशन। हाँ सर याद आ गया, सही बोले, पहले को लिख के दूसरा प्लस दूसरे को लिख के पहला। याद आ गया ना? हैं या अभी नहीं आया? अब वैल्यू रख दो। उसने कब बोला है, कब निकालो? जब x कितना है? x है 8 और y है 6, तो x की जगह आएगा 8 और dy बाई dt प्लस 4 है, अभी लिखाया था मैंने, देखो x अलग है और dx बाई dt तो -5 था, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, और dy बाई dt 6 था, सॉरी 4 है प्लस का, तो ये dx और dy अलग है जबकि x और y अलग है। x दिया है 8, dy बाई dt दिया है -5, तो यहाँ -5 हो जाएगा, प्लस y दिया है 6 और dx बाई dt दिया है -5, मैंने उल्टा रख दिया, यहाँ पे 4 आएगा बच्चों और यहाँ 5 आएगा, प्लस का 4 आएगा, यहाँ माइनस का 5 आएगा। वैल्यू सही रखेंगे ध्यान से, वरना क्वेश्चन हो जाएगा गलत। x 8 dy बाई dt प्लस 4 प्लस y 6 और dy बाई dt -5। 8 4 जा 32, 6 5 जा 30, तो बच्चों 2 आ जाएगा। और चेंज किस में आ रहा है? एरिया में। एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर और समय उसने मिनट में दिया है, तो एरिया बढ़ेगा। आपने नोटिस करा ये प्लस में आ रहा, हो सकता है ऐसा पेरीमीटर में कमी आए लेकिन एरिया में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसा होगा जब हम मैक्सिमम मिनिमम में जाएंगे तो वहाँ हम देखेंगे ऐसा क्यों होता है, उसका कारण क्या है। जरूरी नहीं है दोनों चीज़ घटेगी, एक चीज़ घट भी सकती है, एक चीज़ बढ़ भी सकती है, दोनों घट भी सकती है, दोनों बढ़ भी सकती है, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिजिक्स में आपने पढ़ाई होगा एरर एंड अप्रोक्सीमेशन, नहीं है कुछ आता है वहाँ पे फिजिक्स में, हाँ अप्रोक्सीमेशन वाला चैप्टर होता है जहाँ पर आप एरर निकालते हैं तो उसमें नेट इफेक्ट पड़ता है दोनों का। खैर कहाँ फिजिक्स में जाना भी यहीं आ जाते हैं। 7th वाला क्वेश्चन अगर देखें, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, ये दोनों ही क्वेश्चन अच्छे हैं, स्टार लगा देता हूँ मैं, शायद आ जाए इसमें से कोई एग्जाम में, तो आप अच्छे से तैयारी कर लें। वाटर इज लीकिंग फ्रॉम अ कोनिकल फनल, तो एक कोनिकल फनल जो है, एक जो कोन होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाएंगे, ऐसे है इस प्रकार से, ऐसे कोनिकल फनल ऐसे, तो
तो इसमें कुछ चीज़ें होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका रेडियस होता है ना, रेडियस होता है ये इसकी हाइट होती है, ठीक है, और ये इसकी स्लांट हाइट होती है। ये तो आपने सब पढ़ाई है। अरे सर क्या बकवास बता रहे हो, सब पढ़ाई, क्यों फालतू में परेशान कर रहे हो, इतना पढ़ के बेवकूफ़ समझाए क्या हमको? हाँ समझाए ठीक है, नहीं समझा यार, मजाक कर रहे हैं, कहा है। ठीक है, तो वाटर इज लीकिंग फ्रॉम अ कोनिकल फनल, पानी टपक रहा है यहाँ से नीचे नीचे गिर रहा है पूरा, शुरू में भरा हुआ था, छेद हो गया भाई, अब पता नहीं क्यों हो गया छेद, नीचे गिरने लग गया पानी, पूरा भरा हुआ था शुरू में। किस रेट से गिर रहा है? 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। इसे पकड़ो, इसे पकड़ो, देखो 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 देखो, हाँ कैमरामैन जल्दी फोकस करो 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। वॉल्यूम में चेंज दे दिया है भाई, वॉल्यूम की यूनिट है वॉल्यूम पर सेकंड, तो हम इसका रेडियस मान लेंगे r, रेडियस मान लिया, h इसका हाइट मान लिया या एल्टीट्यूड मान लिया, जो भी मानना है, हाइट या एल्टीट्यूड, और स्लांट हाइट की ज़रूरत नहीं है, और v इसका वॉल्यूम मान लिया। तो वॉल्यूम में चेंज दे दिया है समय के साथ, dv/dt कितना दे दिया है? 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। बच्चों माइनस में लेंगे, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, पानी निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, पानी का वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द बेस फनल इज 5 सेंटीमीटर, इसकी जो रेडियस है ये 5 है, रेडियस कितनी है? रेडियस फिक्स है, रेडियस 5 हो गई, रेडियस कितनी हो गई? रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस कांस्टेंट हो गई, और ऑब्वियस सी बात है रेडियस फिक्स है, पानी का ही तो लेवल कम हो रहा है, पानी का ही तो लेवल घटेगा, रेडियस थोड़ी ना घटेगी उस कोन की, रेडियस तो उतनी है जितनी है, पानी का लेवल कम हो रहा है, हाइट में चेंज आ रहा है, तो dh/dt निकालना है, पूछा भी उसने वही है, हाइट में चेंज आ रहा है। अभी बढ़ेंगे तो यहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई करना क्या है इसमें, हमें अब ये बताना है, एंड इट्स एल्टीट्यूड इज 10 सेंटीमीटर, पूरा एल्टीट्यूड शुरू में 10 सेंटीमीटर का था, ये था 10 सेंटीमीटर का शुरू में, इसकी हाइट इतनी थी, लेकिन पानी कम होता जा रहा, गिरता जा रहा, गिरता जा रहा, गिरता जा रहा, तो पानी का लेवल ही पूछा है उसने। फाइंड द रेट एट विच द वाटर लेवल इज ड्रॉपिंग, पानी का लेवल गिरेगा, ऑब्वियसली गिरेगा, व्हेन इट इज 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप, जबकि ये ऊंचाई से, कब? उस समय जब ये ऊंचाई से 2.5 सेंटीमीटर कम हो जाता है, वो बाद में देखेंगे। हमने इसकी हाइट ले ली h, किसी समय इसकी हाइट हम h लेंगे। अब h भी हमारा शुरू में कितना था? 10 था, शुरू में h 10 था। अब ये पानी गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, तो किसी क्षण पानी इसका नीचे गिर के मान लिया इस लेवल पे आ गया, इस लेवल पे आ गया, तो एट एनी इंस्टेंट इसका जो लेवल है वो ये हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट हम h मान लेते हैं। अच्छा ये 5 है, इसको फिक्स रखते हैं, देखो 5 है ना, वो मैंने समझाने के लिए बताया था कि रेडियस होती है या हाइट होती है। तो किसी क्षण पे इसका ये O A B और इसे मान लेते हैं P और Q, तो इसका पानी का लेवल गिरा गिरा गिरा, A से गिरना शुरू हुआ, P तक आ गया, तो किसी क्षण पे इसका पानी का लेवल जो है P पे आ गया। अब वहाँ पर आ गया तो इसकी हाइट हमें नहीं पता उस क्षण पे क्या है भाई, उस टाइम पे हमें नहीं पता ये हाइट कितनी है और ये रेडियस में कितनी कमी आई। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम रिलेशन निकालेंगे। अच्छा ये पूरा 5 है, ये पूरा 10 है, ये h है, तो ये कितना हो जाएगा? 10 माइनस h, ये वाला पार्ट 10 माइनस h हो जाएगा। इसको r मान लेते हैं, इसको r मान लेते हैं। अब देखो जब पानी नीचे गिर रहा है तो दो चीज़ें एक साथ घट रही है, हाइट में भी कमी आ रही है, रेडियस में भी कमी आ रही है, हाइट में भी कमी आ रही है, रेडियस में भी, तो हमें इन दोनों में पहले एक रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो ट्राइंगल ओ ए बी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल OPQ के, ये दोनों ट्राइंगल, ये बड़ा वाला ये छोटे के सिमिलर है। कारण क्या है? ये कॉमन एंगल है दोनों का, ठीक है, ये दोनों के 90 डिग्री हो गए, और जब दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर होता है, तो एंगल 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 से सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो OA/OP, ये OA उनकी साइड भी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी बराबर होती हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होती हैं? बराबर। तो बड़े वाले ट्राइंगल की साइड OA, छोटे वाले ट्राइंगल की साइड OP, इधर बड़े वाले ट्राइंगल की AB साइड और यहाँ पे छोटे वाले ट्राइंगल की रेडियस PQ, ये दोनों सेम रेशो में होंगी। तीसरी साइड भी बल्कि रेशो में होती है, OB/OQ, लेकिन हमें उससे कुछ लेना नहीं। तो OA की वैल्यू तो बच्चों 10 है, पूरी हाइट तो 10 थी, तो 10। OP की वैल्यू हमने h मानी है, हमें नहीं पता हाइट कितनी, तो h मान ली। AB की वैल्यू बच्चों 5 है और इसकी रेडियस r है, r इधर चला जाएगा, h उधर चला जाएगा, तो tan r = 5h, 5 से ये 2 कट जाएगा, तो हमें एक रिलेशन ये मिल गया h = 2r। हाइट जो है वो रेडियस का डबल आ गई, हाइट जो है रेडियस का डबल आ गई। ये हमारा काम बहुत अच्छा हो गया।
हाइट जो है इसकी डबल आ गई, या ये कह सकते हैं रेडियस जो है वो h/2 आ गई। इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी अब मैं बताऊंगा। रेडियस जो है हाइट का आधा आ गई, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी। अब यहाँ आ जाते हैं घूम के जहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ था, थोड़ा सा रिमाइंड करके फिर देखें हुआ क्या और ये रिलेशन क्यों निकालना पड़ा। वो इसके लिए निकालना पड़ा, इसको आफत हो रही थी, ये हमें दिया हुआ है, एक मैंने ये निकाल लिया, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है ना। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है ना, वॉल्यूम ऑफ कोन, वो होता है 4/3 πr²h, सॉरी 1/3 πr²h, ये वॉल्यूम होता है कोन का। इसमें दो चीज बदल रही है, रेडियस और हाइट एक साथ बदल रही है, रेडियस बदल रही है, हाइट बदल रही है। अब जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूं, क्योंकि दो चीज चेंज हो रही है, दोनों फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल लगा के करूंगा, लेकिन मेरे को h में चेंज निकालना है और r में चेंज मुझे पता नहीं, dr/dt कहीं भी नहीं दिया, तो उस चीज को एलिमिनेट करने के लिए हमने r को h की टर्म में निकाल लिया। क्योंकि मुझे हो सकता है इसी क्वेश्चन में आपसे रेडियस में चेंज पूछ ले, तो जिसमें चेंज पूछा है सबको उसमें कन्वर्ट कर दो। हमसे हाइट में चेंज पूछा है तो मैं r की जगह h/2 रख दूंगा, 1/3 पाई, r की जगह रख देंगे h/2 का ये स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर था h, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई, h का स्क्वायर h², 2 का स्क्वायर 4 और ये h, तो π/12 और h³ हो गया। देखो पूरी क्वांटिटी h में चेंज हो गई, क्योंकि h अब आसान हो गया, अब काम आसान हो गया। अगर r में बोला होता आपसे r में चेंज बताओ, तो आप h की वैल्यू यहाँ पे r की टर्म में रख देते हैं। dv/dt -5 दिया है, dv/dt कितना दिया है -5, तो ठीक है। अब हम पे दो चीज़ हो गई, dv/dt तो मेरे को दिया है -5 cm³/s, और दूसरा मुझे वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम का मैंने फॉर्मूला निकाल लिया यहाँ से, π/12 h³। अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको t की टर्म में, dv/dt इक्वल टू π/12, h के लिए कर रहे हैं तो 3 आगे आ जाएगा, इसकी एक पावर कम हो जाएगी और ये dh/dt हो जाएगा। तो ये जो है ये रेट ऑफ चेंज इन हाइट है, h का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये एल्टीट्यूड में चेंज है। dv/dt -5, अच्छा ये 12 इधर आ जाएगा, जब ये -5 में यहाँ रखूंगा ऐसे, तो 12 इधर आ जाएगा, पाई यहाँ नीचे आएगा, ये 3 नीचे आएगा और h² नीचे आएगा, इधर बचेगा dh/dt। तो हमारा dh/dt कितना आ जाएगा, अगर मैं सारी वैल्यू रख दूं, 3 से कट गया 4 बार तो -20, तो -20/पाई, और h की वैल्यू उसने दी है। h बोला था उसने कब, जब h जो है कितना ऊपर से उसका लेवल कितना आ जाए 2.5, मतलब ये 2.5 घट जाए, तो 2.5 अगर मैं घटा दूं ऊपर से, तो इसमें 2.5 की कमी आ गई। टोटल हाइट कितनी थी 10, उसमें से 2.5 घटा दो, ध्यान रखना है यहाँ पे h को 2.5 नहीं रखना है, ये 2.5 घटा दो तो इसकी हाइट बचेगी कितनी, 10 में से 2.5 घटा देंगे तो बच्चों 7.5 बचेगी इसकी हाइट। तो हाइट ऊपर से जब इतनी कम हो जाए तब निकालना था, तो ऊपर से 2.5 कम हो गई 10 में से, तो 7.5 बची। तो यहाँ पर हम h की जगह रखेंगे 7.5 का स्क्वायर, यानी कि 7.5 × 7.5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे घिचपिच ज़्यादा हो गई है, जगह कम है यार, स्मार्ट स्क्रीन लेनी पड़ेगी है ना नोट नहीं है भाई इतने। 7.5 यहाँ से पॉइंट हटाया, ऊपर 10 हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाया एक और 10 हो जाएगा, नीचे पाई × 75 × 5 से काट दो 15, 2 5 से काट दो 15, ठीक है, फिर 5 से काट दो 4, 5 से काट दो 3, तो 4 2 जा 8 2 जा 16, -16/5 3 जा 15 3 जा 45 पाई, हाइट cm/s। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप प्रॉब्लम को एक बार दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देखें तो आपको समझ में आएगी। मैं चलता हूँ नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 पे। मैंने कुछ स्किप करके लिखी है प्रॉब्लम, बस आपको समझ में आ जाए। बुक में आपको मिल ही जाएगी, एनसीईआरटी की बुक हो या ICSE की बुक हो या जो भी आप बुक फॉलो करते हैं, प्रॉब्लम आपको मिल जाएगी। तो ये प्रॉब्लम है, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 cm³ पर सेकेंड। एक पाइप से
जो है सैंड वो नीचे गिर रहा है, रेत नीचे गिर रहा है और हमें मतलब वॉल्यूम दे दिया यहाँ पे, इस रेट से गिर रहा है। और गिरता हुआ रेत जो है वो क्या बना रहा है, कोन बना रहा है। आपने बजरी देखी होगी, रेत देखा होगा, जैसे ट्रक से भी नीचे गिरता है तो ऐसे कोनिकल फॉर्म में गिरता है। तो गिरता हुआ रेत क्या बना रहा है, एक कोन बना रहा है ऑन द ग्राउंड। तो पाइप से तो निकल के गिर रहा है, लेकिन ग्राउंड पे क्या बना रहा है, वो कोन बना रहा है। तो ग्राउंड वाले कोन की बात हो रही है। इन सच अ वे दैट, ये बोला था हाइट इज ऑलवेज द 1/6 ऑफ रेडियस ऑफ बेस। तो मैंने शॉर्ट में ऐसे लिख दिया कि हाइट जो दी हुई थी वो रेडियस का 1/6 दी हुई थी। किसका, कौन से कोन का, वो जो बन रहा है नीचे, जो बन रहा है गिरता हुआ रेत जो है, गिरता हुआ रेत ये जो बना रहा है ये कोन, इसकी बात हो रही है। इसकी जो रेडियस है और ये इसकी हाइट है h, तो हाइट जो है वो रेडियस का 6th पार्ट रहती है हमेशा। या ये कह सकते हैं कि रेडियस इक्वल टू 6h दिया हुआ, इक्वेशन 1 हम लिख देंगे। r रेडियस, h हाइट और v वॉल्यूम। तो उसकी हाइट में चेंज पूछा हुआ है कि हाइट में कितना चेंज आ रहा है। हाइट बढ़ेगी इसकी, समय के साथ इसकी हाइट बढ़ेगी। तो जब हाइट 4 सेंटीमीटर होती है तो किस रेट से उसकी हाइट चेंज हो रही है, हाइट में चेंज आ रहा है, तो हमें हाइट में चेंज निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देते हैं बच्चों, dv/dt। वॉल्यूम जो हमें होता है कोन का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैं बार बार 4 क्यों लिख रहा हूँ यार, स्फेयर आ रहा है दिमाग में। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ठीक है, अभी वॉल्यूम जो हो जाएगा 1/3 पाई। चेंज हमें निकालना है किस में, एच में, तो इसको एच में चेंज करेंगे। तो आर स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, 6h। तो आर स्क्वायर की जगह रख देंगे 6h, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, इंटू एच। 1/3 पाई, 6 का स्क्वायर 36 और ये h स्क्वायर हो जाएगा और एक h यहाँ से, तो h क्यूब, ये भी कट गया 12। तो हमारा वॉल्यूम आ गया 12 पाई h क्यूब। अब करना कुछ नहीं है, बस dv/dt इधर टाइम के रिस्पेक्ट में, इधर भी 3 आगे आ जाएगा तो 36 पाई h स्क्वायर dh/dt। ये सब हो गया। dv/dt हमें दे ही रखा है कितना, 12 दे रखा है, तो इसकी जगह 12 आ जाएगा। ये क्वांटिटी डिवाइड में आ जाएगी, 36 पाई h स्क्वायर इक्वल टू dh/dt। और h हमें बोला ही है कितना लेना है, h लेना है 4, तो यहाँ पे h को 4 रख देंगे, 4 जा 16 हो जाएगा ये, तो ये 16 मल्टीप्लाई हो गया। 12 से काट देते हैं, 12 3 जा 16 3 जा 48/पाई। तो dh/dt वैल्यू रखनी नहीं है, जब बोला नहीं है, तो 1/48 पाई आ गया सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा dh/dt आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ ऐसा था नहीं। हाँ, थोड़ा सा लैंग्वेज मुश्किल लग रही थी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ 5 मीटर लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, मतलब एक दीवार से ऐसे, अगर हम दीवार देखें ऐसे, और ये जमीन हो गई सपोज करो, है ना, ये पॉइंट ए मान लेते हैं। इससे एक सीढ़ी है, सीढ़ी कुछ ऐसी है 5 मीटर की, ये 5 मीटर की एक सीढ़ी लगी हुई है, ए बी और ये सी, ये बेस हो गया सपोज करो इधर को, और ये दीवार हो गई। दीवार से सीढ़ी ऐसी लगी होती है भाई, तिरछी। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड, इसके बॉटम को ऐसे खींचा जा रहा है। तो जब हम इस बॉटम को खींचेंगे तो सीढ़ी की पोजीशन ये नीचे आने लगेगी, ये इधर आ जाने लगेगी, ऐसे बनती रहेगी पोजीशन, है ना। जब इस बॉटम को खींचेंगे तो इधर से नीचे होने लगेगी। तो इसका मतलब ये है, ये AC बढ़ रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है और ये हाइट इसकी घट रही है। तो किसी टाइम पर हम इसकी ये वाली हाइट को हम x मान लेते हैं किसी भी टाइम पर, और इसको, या उल्टा मान लो, इसको y मान लो, इसको x मान लिया। लेकिन सीढ़ी तो 5 मीटर की रहेगी, सीढ़ी थोड़ी ना कम ज़्यादा हो जाएगी भाई। सीढ़ी कितनी रहेगी, सीढ़ी तो 5 मीटर की रहेगी, ठीक है। तो x मान लेंगे डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस, है ना। इस a से हम ये मान लेंगे, तो सिंपल में x उसे लिख देंगे, और y उसका किसी इंस्टेंट पे क्या मान लेंगे, हाइट मान लेंगे किसी इंस्टेंट पे। तो x और y हम ये मान लेंगे। y क्या है, हाइट है एट एन इंस्टेंट, हाइट ऑफ लैडर, है ना, यहाँ पर वो मिली। और x क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द बेस, तो ये मान लिया। अब ये बेस बढ़ रहा है 2 सेंटीमीटर की, पहले यहाँ था, फिर 2 सेंटीमीटर इधर कर दिया, फिर 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर दिया है, 2 मीटर दिया है, तो 2 मीटर इधर कर दिया किसी समय पे, है ना। तो dx/dt दिया है हमें, dx/dt कितना दिया है, 2 मीटर पर मिनट, हर मिनट में से इतना कर दिया। अच्छा, dy/dt हमसे पूछा है कि इसकी हाइट में कितनी कमी आएगी। हाइट में हमसे पूछा ना, हाउ फास्ट हाइट ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग, कितनी तेजी से गिर रहा है ये बताना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एक रिलेशन निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम से। दोनों में, दोनों वेरिएबल जब तक एक दूसरे पे जुड़ेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, x बढ़ेगा
y घटेगा, y बढ़ेगा x घटेगा, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं ना। y का घटना किस बात पे डिपेंड कर रहा है, x के बढ़ने पे। तो इनमें कोई रिलेशन तो होगा, वो रिलेशन कहाँ से मिलेगा, वो पाइथागोरस थ्योरम से मिलेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। तो वाई स्क्वायर कितना आ गया बच्चों, वाई स्क्वायर आ जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो रिलेशन मिल गया, इस रिलेशन से घटेगा। अब डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इधर भी टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे डी बाई डी टी, इधर भी टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे डी बाई डी टी। ये तुम्हें अगली लाइन में लिखना है। तो 2 तो नीचे आ गया, फिर 2y हो गया, ये 2 नीचे आ गया, y हो गया, लेकिन y का क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी टी। ध्यान देंगे क्योंकि t की रिस्पेक्ट में हो रहा है, y की नहीं। अगर y की रिस्पेक्ट में होता तो 2y हो जाता, लेकिन t की रिस्पेक्ट में जब है, जब वेरिएबल बदला है, तो 2y डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 25 का तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का करता नहीं, माइनस ये ऐसे ही रहेगा, इसका 2 आगे आ जाएगा, तो माइनस 2x और dx बाई डी टी, इसका ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन, है ना। इधर नीचे दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, ऊपर इधर लिख दिया मैंने। तो ये हमें मिल गया। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, मेरे को निकालना है डी वाई बाई डी टी, 2 से 2 भी कट जाएगा, तो यहाँ से डी वाई बाई डी टी कितना आ जाएगा बच्चों, यह आ जाएगा माइनस एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी हमें दे रखा है 2 डिवाइड बाय ये y नीचे आ जाएगा, तो ये बेसिकली आ गया माइनस 2x अपॉन वाई। अब हमें ये चेंज कब निकालना है, ये चेंज तब निकालना है जब कितना बोला है, लैडर जो है 4 मीटर की दूरी पर है, मतलब ये जो डिस्टेंस है 4 मीटर है, बेसिकली x जो है 4 मीटर है, x 4 दे दिया, तो उस समय y कितना हो जाएगा, वो पाइथागोरस से इस रिजल्ट से निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 तो था ही, x को 4 रख दो 16 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा 25 में 16 गया 9, तो y आएगा 3, प्लस का ही आएगा माइनस का आएगा नहीं, तो जब x 4 है तो उस समय y 3 होगा। ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, यहाँ पे t है सॉरी, तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू माइनस 2 टाइम ऑफ x, x है 4 डिवाइड बाय y है 3, तो माइनस 8/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। मतलब इस रेट से माइनस आए ना, तो मतलब कमी आ रही है, उसकी हाइट में कमी आ रही है, घट रही है उसकी हाइट समय के साथ। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये वाली जो प्रॉब्लम है, 2 इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद फिक्स्ड बेस, मतलब एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है जिसकी 2 साइड बराबर हो, ए बी सी, तो इसकी 2 साइड हमने ये बराबर मान ली, और इसका बेस्ड फिक्स है, बेस को बोल दिया फिक्स, तो बेस फिक्स्ड है मतलब बेस नहीं चेंज होगा, इसका बेस जो है वो फिक्स रहेगा और जितनी वैल्यू उतनी रहेगी। तो बेस को उसने बोला है बी, ये लेंथ हमें बी दी है, बेस की लेंथ कितनी है बी। सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होते हैं वो भी आइसोसेलस होते हैं। आइसोसेलस की डेफिनेशन होती है जिसकी 2 साइड बराबर है, इक्विलेटरल में तो तीनों ही बराबर होती हैं, तो 2 तो बराबर होंगी, है ना। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल भी क्या होते हैं, आइसोसेलस होते हैं। आइसोसेलस तो होते ही आइसोसेलस हैं, लेकिन इक्विलेटरल भी आइसोसेलस होते हैं। खैर, इसकी ये जो बोला है 2 इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलस ट्राइंगल विद फिक्स बेस बी डिक्रीजिंग एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इसकी ये साइड कम हो रही है ना, इसको कम करते जा रहे हैं, बेस इसका जो है सेम रख के। तो अभी इतनी है, कुछ समय बाद इसे ऐसे घटा के ऐसे कर दिया, बेस उतना ही रखा, फिर कुछ समय बाद ऐसे करके ऐसे कर दिया, तो देखो एरिया भी कम होता जा रहा है, पहले बड़े वाले का एरिया, अब इसका एरिया, तो हमें एरिया में चेंज बताना है। खैर वो बाद में बताएंगे। तो किसी टाइम पर हम इसकी साइड को क्या मान लेंगे, एक्स एक्स, क्योंकि दोनों साइड एक्स है और ये कम होती जा रही है, तो हमें डी एक्स बाई डी टी दे दिया, तो अज्यूम करेंगे एक्स साइड ऑफ आइसोसेलस ट्राइंगल या इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलस ट्राइंगल इज एक्स एट एनी इंस्टेंट, तो उसमें हमें चेंज दिया है, तो सीधा मैं लिख रहा हूं डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि ये डिक्रीज हो रही है किस रेट से 3, तो इसको ऐसे लिख देंगे। तो ये हमें दिया है बच्चों इक्वेशन 1, बेस हमें बी दिया है, इसके एरिया में चेंज बताना है। ऑब्वियस सी बात है एरिया भी डिक्रीज होगा, माइनस में आएगा। कब बताना है, तब बताना है जब ये साइड घटते घटते इस बेस के बराबर हो जाएं, बी के बराबर हो जाएं। तो पहले हम इसका एरिया का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो भाई ये तो हो गया x, ये हो गया x, ये हो गया b। यहाँ से इस पर हाइट ड्रॉप करेंगे तो आइसोसेलस में क्या होता है खास बात, जो उसकी हाइट है वो उसके बेस के 2 बराबर टुकड़े कर देती है, तो ये b/2 हो गया, ये x है। अगर मैं इसे h मान लूँ इसकी हाइट को, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, b इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, तो h स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ये हो जाएगा भाई, b का स्क्वायर b स्क्वायर 2 का इक्वल टू
एक्स स्क्वायर, तो एच स्क्वायर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। लेकिन मैं अच्छा 4 से एलसीएम ले लूँ इसका, या ऐसे ही रहने दूँ, तो एच कितना आ जाएगा, ये अंडर रूट में आ जाएगी पूरी टर्म आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4। तो हाइट मिल गई। बेस ये पूरा होता है भाई, ध्यान रखना। तो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस ये पूरा है b, बेस पूरा ही होता है ट्रायंगल का। हाइट कितनी आई, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। स्क्वायर रूट को मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसकी पावर 1/2, क्योंकि मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है। b कांस्टेंट है, ध्यान देंगे, तो ये b/2 हो गया। तो कुल मिला के एरिया ये आ गया। अब इसे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो dA/dt कांस्टेंट है और प्रोडक्ट में है तो करना नहीं, प्लस में होता तो 0। इसमें पावर रूल लगेगा, इसकी पावर आगे आ गई, पावर आगे आ गई, तो इसकी पावर हो गई, एक कम हो जाती है पावर, तो 1/2 माइनस 1 हो जाएगी। 1/2 माइनस 1 मतलब -1/2 हो जाएगी भाई अब इसकी पावर। और ये करने के बाद फिर इसका भी डिफ्रेंशिएशन होता है, इसका भी तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं, d/dt ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4, ये हो जाएगा। तो यहाँ देखो अब b/2 1/2, तो b/4 हो गया। इसको आप ऐसे ही रखो, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4 की पावर -1/2। और जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x, ये कांस्टेंट टर्म इसका 0, तो 2x हो गया। और क्योंकि t की रिस्पेक्ट में चल रहा है तो dx/dt आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हमें ये सारी टर्म मिल गई हैं, तो हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे और देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो भाई dA/dt कितना आया, dA/dt हमारा आया है b/4 मल्टीप्लाई ये वाला 2x मल्टीप्लाई dx/dt, वो हमें -3 दिया है, तो मैं -3 रख देता हूँ यहाँ पे सीधा सीधा, है ना। तो 2 × -3 × x और मल्टीप्लाई ये वाली टर्म एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 की पावर -1/2। अब हमें क्या बोला था, तब निकालना है जब x किसके बराबर हो जाए, वो साइड भी बेस के बराबर हो जाए, मतलब जब x b के बराबर हो जाए। तो ये क्वांटिटी हमें निकालनी है x इक्वल टू b, तो इसमें x की जगह b रख देंगे सब जगह। तो dA/dt इज इक्वल टू -6 हो जाएगा, 6 से 2 टाइम कट जाएगा, तो 2 -3b/2, इस x की जगह b आ जाएगा, इस एक्स स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 की पावर -1/2। तो ये हो गया -3b² डिवाइडेड बाय 2। इससे एलसीएम ले लेंगे तो 4 × b², 4b² ऐसे हो जाएगा ये कुछ, 4b² और पूरे के नीचे 4 में से एक 1 गया तो 3b² अपॉन 4 की पावर -1/2। अच्छा, पावर को प्लस बनाना है तो आप इसे उल्टा कर सकते हैं, 4 ऊपर 3b² नीचे, तो मैं इसे उल्टा करके ऐसे लिख देता हूँ, पावर प्लस बन गई। अब इस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 4 2 का, तो ये भी स्क्वायर क्वांटिटी बन गई, ये भी क्वांटिटी बन गई। 3 नहीं बन रहा, तो 3 तो √3 का स्क्वायर होता है, तो इसे √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो कुल मिला के अब हमारी क्वांटिटी स्क्वायर में बन गई। स्क्वायर में इसलिए बनाई है कि इसको काट सके, तो ये पूरा हम ऐसे लिख सकते हैं 2/√3b का होल स्क्वायर, बाहर से 1/2, ये और ये भी कट गया, तो ये पावर ही खत्म हो गई पूरी। अब ये 2 से 2 कट गया, b से b कट गया, एक √3 से ये कटेगा तो ये रूट में आ जाएगा, तो -√3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट था, इस तरीके से कर सकते हैं, इसे इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। अ पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व, मतलब एक पार्टिकल है जो इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, ये कोई कर्व होगा, है ना, ये कर्व बेसिकली इसका होगा ऐसे, x को 0 रखो, y2 आ जाएगा, तो y2 आ जाएगा, तो इस तरीके से बच्चों ये ऐसे कर्व बनेगा, है ना, इस तरीके से बनेगा, बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ये ऐसे कर्व बनेगा। और एक पार्टिकल इस पे घूम रहा है, एक कण है, एक पार्टिकल है जो इस पे घूम रहा है, ऐसे 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 घूम रहा है। सर ऐसे कहाँ घूमता है, कुछ हमें तो होता हुआ दिखता नहीं है, ऐसे क्या बकवास करते रहते हो, ऐसे घूमता हुआ कहीं आ रहा है, होता है बच्चों स्पेस पे जो ऑर्बिट्स बनती हैं चीज़ों की,
है ना, वो इलेप्टिकल होती हैं, कुछ तरह किसी कर्व को फॉलो कर रही होती हैं, तो हम उस डेटा से उसका कर्व का एनालिसिस कर रहे होते हैं। कोई एस्ट्रॉइड धरती की तरफ गिरते हुए आ रहा है या किसी तरफ जा रहा है तो हम उसके पाथ को फॉलो करते हैं, है ना, उन चीज़ों को। तो ऐसे मोशन हम देखते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं मोशन, ठीक है। तो खैर एक पार्टिकल है जो किसी पाथ पर मूव कर रहा है, ऐसे पाथ पर मूव कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, इस कर्व पे वो पॉइंट बताओ एट विच वाई कोऑर्डिनेट, ये जो वाई कोऑर्डिनेट, अच्छा पॉइंट मिलके किससे बनता है, पॉइंट किसी समय मिलके बनेगा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट से, ये पूरा एक पॉइंट बनता है, ठीक है ना, ये बनता है पॉइंट। तो हमें बताना है जिसका वाई कोऑर्डिनेट 8 टाइम फास्ट चेंज हो रहा है एक्स कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में। तो ठीक है, इस कर्व को देख लेते हैं हम, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है। तो 6 वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी टी, इसका 3 आगे हो गया 3x², और x का हो जाएगा dx बाई डी टी। डिफ्रेंशिएट कर दिया बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, y का dy बाई डी टी, एक्स का dx बाई डी टी, 2 का 0, ये 6 डिवाइड में चला जाएगा इधर, तो यहाँ आ जाएगा, और जब ये इससे कट जाएगा तो ये हमारा 2 हो जाएगा नीचे, बल्कि ये ऐसे बचेगा, इस 2 को इधर लिख देते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा डिवाइड में लिखने की बजाय। ये अब हमें कंडीशन क्या दी है कि जो y कोऑर्डिनेट है उसका जो चेंज है वो 8 टाइम फास्टर है, मतलब ये y कोऑर्डिनेट का चेंज है, ये क्या है, ये बता रहा है ये वाली क्वांटिटी चेंज इन y कोऑर्डिनेट, और ये बता रहा है चेंज इन x कोऑर्डिनेट, और हमें दिया है चेंज इन y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 8 टाइम चेंज इन x कोऑर्डिनेट। ये गिवन है, सीधा सीधा गिवन नहीं है, बट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, है ना, स्टेटमेंट के रूप में दिया है हमने। y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, मतलब ये जो है y वाला चेंज वो 8 टाइम है। तो मैं dy बाई डी टी की जगह यहाँ पे 8 dx बाई डी टी यहाँ रख दूंगा, तो यहाँ रख दूंगा 2 × 8 dx बाई डी टी इज इक्वल टू x² dx बाई डी टी। तो ये देखो dx बाई डी टी तो डिवाइड में जाके एक दूसरे को काट देंगे, ये जो भी हो क्वांटिटी होगी, इधर हो जाएगा 16, इधर हो जाएगा x², तो हमें क्या मिला x² इक्वल टू 16, तो x की 2 वैल्यू मिलेगी +-4, दोनों ही पॉसिबल है, तो +4 इधर लिख दी, -4 इधर लिख दी। तो x जब 4 हो या -4 हो, मतलब x 4 तो इधर कहीं होगा ये वाला पॉइंट, ये, और -4 इधर कहीं होगा, कहीं भी हो सकता है, नीचे ऊपर हमें नहीं पता, अभी पता चलेगा y की वैल्यू से। तो x को +4 यहाँ रख दो, तभी तो y मिलेगा, इसी कर्व पे तो है। तो x को जब 4 रखेंगे, 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो 6y हो जाएगा 64 + 2 66, तो y हो जाएगा 66/6 यानी कि 11, तो y तो आ जाएगा इस समय पे 11। जब x 4 होगा तो y 11 होगा, मतलब 4 11, इस पॉइंट की बात हो रही है, यहाँ पे होगा 4 11। जब x -4 होगा तो यहाँ रख दो, तो -64 आएगा, तो -64 + 2 -62, तो 6y आएगा बच्चों -62 के बराबर, y आएगा -31/3, तो y आएगा -31/2 से काटेंगे तो 3 आएगा, 3 आ रहा, हाँ, -62 डिवाइड बाई 6, 2 से काट दिया, ये आ गया। तो जब -4 है तो -30, दोनों माइनस के यहाँ होंगे, तो मतलब एक पॉइंट यहाँ पे होगा। तो पॉइंट क्या मिले, 4 के साथ 11 मिला, पॉइंट होते हैं दोनों को मिला के, -4 के साथ ये मिला, तो ये दो वो पॉइंट है, ठीक है। इस तरह की प्रॉब्लम थी। आगे चलते हैं, एक प्रॉब्लम मैंने इधर लिखी है 13th प्रॉब्लम, है ना, मैंने कोशिश करी है कि मैं सारे पॉइंट को, सारी तरह की प्रॉब्लम को कवर करूं, और आई होप कि मैंने जितनी क्वेश्चन कराए हैं 13 क्वेश्चन, यहीं से आपको कुछ प्रॉब्लम मिल जाए, ऐसे से मिलती जुलती मिल जाए, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाएगी इस टॉपिक से। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y² इक्वल टू 8x, ये भी उसी तरह की प्रॉब्लम है। एक कर्व दे रखा है और कंडीशन दी है फॉर विच द एबेसिसा एंड ऑर्डिनेट चेंज एट द सेम रेट। एबेसिसा कौन होता है, x होता है एबेसिसा, y होता है ऑर्डिनेट, दोनों सेम रेट से चेंज हो रहे हैं, मतलब dx बाई डी टी और dy बाई डी टी दोनों इक्वल है, ये हमें दे दिया है उसने। अब यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो 8 डी बाई डी टी दोनों तरफ कर देंगे 8x, तो इसका 2 नीचे आ जाएगा, ये y बचेगा, और y का dy बाई डी टी, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, x की नहीं हो रहा, इधर 8 का करना नहीं, और x का dx बाई डी टी। अब उसने बोला ही है कि जो dy बाई डी टी है
वो किसके बराबर है, वो dx बाई डी टी के बराबर है। तो भाई यहाँ dx बाई डी टी रख दो अगली लाइन में, रख दिया तो ये दोनों कट जाएंगे। तो 2y कितना आ जाएगा बच्चों 8, y कितना आ गया 4। जब y 4 आ गया, y की वैल्यू 4 यहाँ रख दो, यहाँ रख देंगे तो 4 4 जा 16 इक्वल टू 8x, 8 से कट जाएगा 2 इक्वल टू x। तो x2 आ गया। तो पॉइंट क्या मिला हमें, वो कौन सा पॉइंट होगा, वो होगा x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे इसके नए वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा चैनल पसंद आएगा, मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच।